हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? लगे हुए हैं सर पढ़ने में, है ना? लगे हुए हैं सर पढ़ने में, बिल्कुल लगे रहिए। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट 2 कारक का, जो एक पार्ट कंप्लीट हो चुका था, है ना? और आज पार्ट 2 है इसी का। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे क्या, अपादान कारक से स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले आप सभी का स्वागत है स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिए फटाफट से लिंक को, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कर दिया? लाइक कर दिया भाई? अरे यार लाइक करो जल्दी से फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। और क्या, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबर। अच्छा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में? कुछ डाउट वाउट क्लियर हो रहे हैं आपके? नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं? ठीक चल रहा है काम? ठीक है, चलो अच्छी बात है, मैं समझ गया आपके भावों को। ठीक है ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे अपादान कारक की। कौन सा कारक की? अपादान। याद रखिए ये भाग 2 है। कौन सा है? भाग 2, कारक भाग 2। तो अपादान कारक की हम बात कर रहे हैं। अपादान कारक वास्तव में क्या है, तो आपको मालूम होगा इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? से, है ना? दूर होने का भाव या अलगाव का भाव आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है ना? तो कैसे दूर होने का भाव? किसी से भी दूर होने का भाव इसमें पता लगता है हम लोगों को ना। देखो, जैसे क्या क्या और इस्तेमाल हो सकता है इसमें अपादान में, है ना? अपादान में से तो इस्तेमाल होना ही होना है, लेकिन और भी क्या शब्द, मतलब एक पहचान के लिए क्या शब्द हो सकते हैं? डरना शब्द हो सकता है इसमें। कोई डर के, जैसे हिरण शेर से डरता है या दूर भागता है उससे, डरेगा तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो शब्द लिख के आएगा कि वो दूर हो रहा है ना? भाव भी आ सकता है। भाव, उस भाव को समझना पड़ेगा कि हिरण और शेर का संबंध जो है ना 36 का आंकड़े वाला होता है, ठीक है ना? तो सीधी सी बात है, हिरण भागेगा ही सही डर के, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि और मैं बता दूं, निकलने, डरने, रक्षा करने आदि शब्दों से बहुत होता है इसका। ये से तो होता ही होता है, साथ ही साथ निकलने ये शब्द भी आ सकता है, डरने, रक्षा करने, है ना? सीखने, है ना? जैसे शब्दों की का दोहराव होता है यहाँ पर, ये शब्द आते रहते हैं आपके यहाँ, है ना? उसी के साथ साथ तुलना करने का बोध भी होता है इसमें। तुलना करने का बोध, करने का बोध, जहाँ हमें ज्ञात हो जाता है वहाँ पर क्या होता है भाई? वहाँ पर अपादान कारक होता है ना? तो याद रखिए, सिंपल सा अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा ये हो जाएगी कि वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द, क्या? वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनसे ये ज्ञात हो जाए कि कोई वस्तु किसी वस्तु से दूर हो रही है, कोई स्थान किसी स्थान से दूर हो रहा है ना? कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से दूर हो रहा है ना? ये सब ज्ञात जहाँ हो जाए, हमें जिन शब्दों से पता चल जाए, वहाँ पर अपादान कारक होगा ही होगा, ठीक है ना? तो चलिए उदाहरण समझते हैं इसको, है ना? अपादान कारक में सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, ज़्यादातर पूछा भी गया है, पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा, देखो से आया, पत्ता गिर गया कि नहीं गिर गया? तो ये जो पेड़ था हमारा, ये पेड़ है ना, यहाँ से जो है पत्ता गिरेगा, मान लेते हैं ये पत्ती थी ये, और ये गिरा तो कहाँ गिरा? ये गिरा तो यहाँ से पेड़ से दूर हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ से मान लो कि यहाँ से मान लो दूरी तो बन गई, और दूरी का जहाँ बोध हो जाए वहाँ अपादान कारक हो जाए। कौन सा कारक हो जाए? अपादान कारक हो जाए। तो पेड़ से पत्ता गिरा में कौन सा कारक है भैया? अपादान है। लेकिन इसमें किसमें अपादान कारक है? तो याद रखना, जो स्थिर चीज होती है ना, स्थिर, उस स्थिर में अपादान होता है, ना कि अस्थिर में होता है। पत्ते में अपादान नहीं है। अपादान किसमें? इस पेड़ में। स्थिर जो चीज होती है, स्थायी जो होता है, उसमें अपादान होता है ना? तो अपादान किसमें? पेड़ में, ठीक है? मैं अल्मोड़ा से आया हूं, और दूसरा उदाहरण, मैं अल्मोड़ा से आया हूं, अल्मोड़ा से आया हूं, ठीक है भैया? मैं अल्मोड़ा से आया हूं।
से का प्रयोग हुआ है ना। मैं अल्मोड़ा से आया हूँ, दूरी का बोध हुआ कि नहीं हुआ बताइए फटाफट से। भाई मैं अगर अल्मोड़ा से यहाँ आया हूँ, इंदौर, सुजालपुर, जहाँ कहीं भी, तो वहाँ से तो दूरी बन गई मेरी, बन गई कि नहीं बन गई? बन गई। तो दूरी का जहाँ बोध होता है वहाँ पे क्या है? वहाँ पर अपादान कारक है सर, ठीक है। और उदाहरण, आपने मुझे हानि से बचाया, आपने मुझे हानि से बचाया, हानि से बचाया, ठीक है ना। अब देखो हानि होने वाली थी लेकिन हुई क्या? तो हानि से आपकी दूरी हो गई कि नहीं हो गई? आप दूर है हानि से, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी से का प्रयोग हुआ है, किस रूप में हुआ है? अपादान कारक के रूप में हुआ है। तो आपने मुझे हानि से बचाया, ठीक है ना, तो हानि नहीं हुई, दूर रह गई हानि, ठीक है ना। मैं जोशी जी से आशुलिपि सीखता हूँ, मैं जोशी जी से क्या सीखता हूँ भाई? या किसी भी जोशी जी हो या कोई और हो, मैं जोशी जी से आशुलिपि सीखता हूँ। क्या है इसमें? इस वाक्य में से लिखा हुआ है, देखो, जोशी जी से आशुलिपि सीखता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? सीखने का बोध होता है, देखो लिखा हुआ है सीखने, परिभाषा में दे रखा है सीखने का भी जहाँ बोध होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। भाई दूरी का बोध है जो है ही से अपने का, लेकिन अगर सीखने का या तुलना करने का बोध अगर हो जाए, है ना, डरने का बोध होता है कहीं पे, उन सब जगहों पर अपादान कारक होता है ना। तो सिर्फ अपने को सिर्फ दूरी का ही बोध नहीं करना है, वो तो कॉमन है जो है ही सही, लेकिन और दूसरे शब्दों पर भी ध्यान देना है अपादान में, सीखना भी होता है इसमें, डर का भाव भी होता है इसके अंदर, ठीक है ना, और उसी के साथ रक्षा करने का भाव भी इसमें निहित होता है। ऐसे सेंटेंस जब आएंगे तो वहाँ अपादान कारक ही होगा, ठीक है, ओके। हिरण शेर से डरता है, अगला उदाहरण हमारा क्या है भाई? हिरण शेर से डरता है, हिरण शेर से डरता है, शेर से डरता है, हिरण शेर से डरता है। आया से, तो हिरण शेर से डरेगा तो भागेगा कि नहीं भागेगा? भागेगा, दूरी बनाएगा। और यहाँ देखो डरने का बोध भी अगर जिससे होता है तो वो अपादान कारक होता है। डरने का बोध कराने वाला कारक भी कौन है? रक्षा करने, सीखने, तुलना करने का बोध हो, वो क्या है? वास्तव में अपादान कारक है, ठीक है। वे शब्द अपादान कारक के अंतर्गत आएंगे जिनसे ऐसा बोध होता है, ठीक है। तो हिरण शेर से डरता है, किसका उदाहरण है भाई? उदाहरण है सर अपादान कारक का। किसका है? अपादान कारक का। अंकित ममता से छोटा है, देखो भाई, अंकित ममता से छोटा है, अंकित ममता से छोटा है, से आया, तुलना हो गई कि नहीं हो गई बताइए? वो लिखा हुआ है तुलना का बोध। तो अंकित और ममता की तुलना हो गई, क्या तुलना हो गई? कि ममता से छोटा कौन है? अंकित है भाई, अंकित, दोनों में तुलना हो गई, बड़ा छोटे की तुलना हो गई, ठीक है, इस प्रकार से। चलो भाई, ये अंकित का काम भी हो गया। तो अपादान कारक समझ में आ गया। अब बात आती है सर अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह से जो है, सेम ऐसा कैसा है? विभक्ति चिन्ह करण शब्द में भी है, करण कारक में भी है, तो फिर हम दोनों में पहचान कैसे करेंगे, राइट? तो स्टूडेंट्स बहुत सरल पहचान है इनकी, क्योंकि आप लोगों ने अच्छी तरह से करण कारक को पढ़ा है पार्ट 1 में, ठीक है ना। और वहाँ पे आपने देखा था कि करण क्या है? वास्तव में क्रिया का साधन है। क्या है? क्रिया का साधन। दोनों में अंतर अच्छी तरह समझ लीजिए इस बार कि क्रिया वास्तव करण क्या था? क्रिया का एक साधन था, साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था, है ना। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण शब्द आया था और उसके बाद से आया था, तो वहाँ साधन के रूप में इस्तेमाल हुआ था। आप इतने सारे सेंटेंस हैं, इनमें बताइए कहीं पे भी साधन का प्रयोग हुआ है? तो अगर साधन के रूप में होता तो फिर हम डायरेक्ट जाते करण के पास में, लेकिन यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ तो दूरी का बोध है सर, यहाँ साधन का तो प्रयोग ही नहीं है, यहाँ दूरी का बोध है, यहाँ सीखने का बोध है, यहाँ डरने का बोध है ना, यहाँ तुलना करने का बोध है ना। तो इस तरह से दोनों में काफ़ी अंतर है। एक तरफ दूरी का बोध है, एक तरफ साधन का बोध है। एक तरफ साधन के रूप में इस्तेमाल होता है, एक तरफ दूरी के बोध के रूप में से इस्तेमाल होता है। ये बड़ा अंतर है यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो पत्ता दूर हो गया कि नहीं हो गया? से गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। और उधर शिकारी ने बंदूक से
किसी को मारा तो साधन का प्रयोग क्या हो गया, बंदूक हो गया, तो वहाँ साधन के रूप में हो। ठीक है, इस प्रकार दोनों में बड़ा अंतर है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, और आगे बात होगी हमारी कौन से कारक की, अपादान के बाद आएगा हमारा संप्रदान अपादान, और इसके बाद संबंध कारक जिसकी विभक्ति चिन्ह होगी का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बात करते हैं आगे। देखिए अगला कारक कौन सा हमारा, संबंध कारक, संबंध कारक। और विभक्ति चिन्ह क्या है इसकी, इसकी विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, नानी, ने। ठीक है, संबंध कारक। बात है परिभाषा की कि सर परिभाषा बताइए पहले, तो नाम से क्लियर नहीं हो रही क्या आपको? संबंध का मतलब रिलेशन, यानी कि क्या होगा कि दो संज्ञा या सर्वनामों में आपस में रिलेशन बनाया जाएगा, संबंध बनाया जाएगा। तो वाक्य के जिस रूप से या शब्द के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, क्या परिभाषा होगी, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों, वाक्य के जो अन्य शब्द है, जैसे अन्य सर्वनाम या संज्ञा हो सकती है, तो उनसे जब संबंध स्थापित किया जाता है जिन शब्दों के द्वारा, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, उन्हीं को हम बोलेंगे संबंध कारक, संबंध बनाने वाले कारक, संबंध बनाने वाले शब्द, है ना। राम का भाई लक्ष्मण, राम का संबंध किससे बना, लक्ष्मण से बना, किसके द्वारा, का शब्द लगा बीच में, कारक विभक्ति चिन्ह, इस तरह से। तो इधर की संज्ञा राम, इधर की लक्ष्मण, दोनों संज्ञाएं आपस में जुड़ गई किसके द्वारा, का के द्वारा। ठीक है ना। तो ये का जो है ये क्या है, ये संबंध कारक विभक्ति एक तरह की। ठीक है ना। तो यहाँ कारक कौन सा होता है, राम, मतलब कारक कौन सा है, संबंध कारक है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए लिख देता हूँ मैं परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा संज्ञा सर्वनाम को वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से, संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, क्या कहलाता है, संबंध कारक कहलाता है। वे शब्द क्या कहलाएंगे, है ना, या शब्द का वह रूप या संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरी संज्ञा सर्वनाम से या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। वहाँ पे कारक कौन होता है, वहाँ पे संबंध कारक होता है। कौन सा होता है, संबंध कारक होता है। उदाहरण देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। नंबर 1, ये परिभाषा मिटा रहा हूँ मैं आपको। उदाहरण बहुत सारे जानेंगे अपन, बहुत सारे उदाहरणों से एक बात तो क्लियर है कि डाउट सारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कि सिंपल सा राम लक्ष्मण दोनों तरफ से राम लक्ष्मण का भाई है, राम लक्ष्मण का भाई है। ये भी क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है, और ये दोनों क्या है, ये संज्ञा है व्यक्तिवाचक। ठीक है ना। तो संज्ञा से संज्ञा को जोड़ देना, संज्ञा से सर्वनाम को जोड़ देना, सर्वनाम से संज्ञा को जोड़ देने का काम जो कारक करता है वो कौन, वो संबंध ही करता है, संबंध कारक ही करता है। ठीक है। यह है। तो राम लक्ष्मण का भाई है ना। रोहित अनिल का भाई है, अनिल का भाई है।
पूजा सुनील की बहन है, सुनील की बहन है आदि। की का की आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरह से। और उदाहरण की बात करूं मैं, सुरेंद्र वीरेंद्र का मित्र है, सुरेंद्र वीरेंद्र का मित्र है, ये हो गया भैया सुरेंद्र वीरेंद्र का मित्र है। आया का, दोनों में संबंध स्थापित हो गया। कैसा संबंध है? मित्रता का संबंध है, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर संबंध को स्थापित करने के लिए भी संज्ञा सर्वनाम का दूसरी संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित किया जाता है, वहाँ पर संबंध कारक होता है। और कहाँ पर इसका प्रयोग होता है ना। और उदाहरण की बात करते हैं अपन, स्वामित्व या अधिकार प्रकट करने के लिए भी संबंध कारक का इस्तेमाल किया जाता है। स्वामित्व या अधिकार प्रकट करने के लिए भी संबंध कारक का, की, के का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यह पेन उसका है, आया कि नहीं? का आया। और उदाहरण देखते हैं, आप किसकी आज्ञा से आए हैं? आप किसकी आज्ञा से आए हैं? किसकी आज्ञा से आए हैं। देखो भैया, आया कि किसकी, तो अधिकार, भाई क्या अधिकार है आपको यहाँ आने का? कोई परमिशन है आपको? नहीं है। तो अधिकार प्रकट करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? संबंध कारक का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और उदाहरण की बात करें तो नेताजी का लड़का बदमाश है। दूसरा उदाहरण क्या है हमारे पास में? नेताजी का लड़का बदमाश है। कैसा है? बदमाश है। नेताजी का लड़का बदमाश है, आया का। तो देखो नेताजी का संबंध कैसा है? लड़के के साथ। लड़का है मतलब नेताजी का क्या है? लड़का है, जो कि कैसा है? बदमाशी वाला है, बदमाशी करता है। संबंध स्थापित हो रहा है नेताजी का लड़के के साथ। कौन कर रहा है? का शब्द। और का किसका है? संबंध कारक का है, ठीक है ना। तो अधिकार प्रकट करना के लिए भी किसका इस्तेमाल होता है? संबंध कारक का इस्तेमाल किया जाता है। यह उमेश की कलम है। अगला उदाहरण, यह उमेश की कलम है। यह उमेश की कलम है, ठीक है भाई। आया कि उमेश की कलम है, अधिकार है उमेश का इस कलम के ऊपर, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पर संबंध कारक देखने को मिलता है। कौन सा कारक? संबंध कारक, ठीक। चलिए आगे बात करेंगे। इसके अलावा कर्तृत्व प्रकट करने के लिए भी संबंध कारक का इस्तेमाल किया जाता है। कर्तृत्व यानी कि किसकी कोई कृति है, किसी की कोई कृति, किसी ने कोई किताब लिखी है, तो उसको बताने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो कर्तृत्व प्रकट करने के लिए भी संबंध कारक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं अपन इसके कर्तृत्व में, प्रेमचंद के उपन्यास। प्रेमचंद के उपन्यास। प्रेमचंद के क्या? उपन्यास। तो किसकी कृति है उपन्यास? प्रेमचंद की। तो आया का, की, के में से, ठीक है। उसके बाद कबीरदास के दोहे और मैथिली शरण गुप्त का साकेत। मैथिली शरण गुप्त का साकेत, ये आ गया का। कबीरदास के दोहे, कबीरदास के दोहे आ गया के, ठीक है ना। कबीरदास के दोहे। और देखना चाहते हैं तो प्रेमचंद का उपन्यास हो गया, मैथिली गुप्त, कबीरदास के दोहे, है ना। वाल्मीकि की रामायण या वाल्मीकि की रामायण, डायरेक्ट भी कह सकते हैं वाल्मीकि रामायण, लेकिन वाल्मीकि जी ने बनाई इसलिए क्या बोलेंगे? वाल्मीकि की रामायण। संबंध, रामायण का संबंध वाल्मीकि से, ठीक है। इस प्रकार से तो बात समझ में आई। कर्तृत्व या कृति जो होती है किसी की, उसको दिखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। और बात करें परिमाण प्रकट करने के लिए भी संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। किसका? परिमाण।
ये तो हो गया कर्तृत्व का। अब परिमाण के लिए बात करेंगे, मिटा दूं इसे। 5 मीटर की साड़ी परिमाण है भाई, नाप तोल का बोध हो रहा है। कितना मीटर है? 5 मीटर। नाप लिया आपने 5 मीटर की साड़ी, तो ये परिमाण के लिए भी इस्तेमाल है। 5 मीटर की साड़ी आ गया कि 5 मीटर की साड़ी। साड़ी का संबंध कितने मीटर से? 5 मीटर से। तो किसको बोध कराने के लिए? परिमाण का बोध कराने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। उसी के साथ साथ 4 पदों की कविता, 4 पदों की कविता। ठीक है। आया कि कविता का संबंध कितने पदों से है भाई? 4 से। ठीक है ना। तो 4 पदों की कविता। इस प्रकार से परिमाण, लंबाई कितनी है उसकी? 4 पद की है बस। तो परिमाण प्रकट करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? संबंध कारक का, की, के का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसी के साथ साथ मोल भाव प्रकट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, संबंध कारक का, है ना। 10 रुपए की सब्जी, 5 रुपए के आलू। 10 रुपए की सब्जी, 5 रुपए के आलू, के, की। तो मोल भाव प्रकट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, है ना। तो इस प्रकार से मोल भाव प्रकट करने के लिए भी का, की, के का इस्तेमाल किया जाता है। 10 रुपए की सब्जी, 5 रुपए के आलू। हो गए भैया आलू 5 रुपए के। और जो तुम्हें अच्छा लगे वो, 1000 की साइकिल, 5000 की साइकिल, 50,000 की मोटरसाइकिल, 2 लाख का ट्रैक्टर, 10 लाख का ट्रैक्टर, 20 लाख का ट्रक। ठीक, ओके। इस तरह से हमने समझा कि वास्तव में क्या बताने के लिए, मोल भाव प्रकट करने के लिए भी संबंध कारक का इस्तेमाल किया जाता है। और कहाँ पे होता है भाई संबंध कारक? तेरा प्रयोग बता जल्दी से। निर्माण का साधन बताने के लिए भी संबंध कारक का इस्तेमाल किया जाता है। किसका साधन? निर्माण का साधन बताने के लिए भी संबंध कारक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ईंट का मकान। किसका मकान? ईंट का मकान। आया का? ईंट का मकान, है ना। और उदाहरण की बात करें तो चमड़े का जूता, सोने की अंगूठी। चमड़े का जूता और सोने की अंगूठी। सोने की अंगूठी। ठीक है भाई। आया की, आया का। चमड़े का जूता, जूते का संबंध किससे? चमड़े। किसने बताया? का। ठीक है ना। अंगूठी किसकी है? सोने की। किसने बताया? की ने। मतलब किसने जोड़ा उनको? की ने। अगर की हटा दे तो पढ़ो फिर सोने अंगूठी। सोने अंगूठी क्या है? उचित है क्या? शुद्ध उच्चारण है क्या? नहीं है। तो सोने की अंगूठी हो जाएगा। सोने की अंगूठी हो जाएगा। ठीक, इस तरह से। सर्वनाम की स्थिति में भी संबंध कारक का प्रयोग रा, रे, री में होता है भैया। सर्वनाम अगर सर्वनाम के रूप में इस्तेमाल किया गया है तो फिर रा, जो का, के की था ना, और रा, रे, री में चेंज हो जाता है। मतलब फिर जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए आप लोग, मेरी पुस्तक, मेरी पुस्तक। देखा था ना आपने रा, रे, री, तो ये आ गया री। देखो सर्वनाम जब आएगा, ये मैं क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम के साथ रा, रे, री के रूप में आता है। तो मेरी पुस्तक, ठीक है ना, मेरी पुस्तक। और उसके बाद मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरा सर, और मेरा ब्लैक बोर्ड, मेरा पंखा, है ना, इस तरह से। और तुम्हारा पत्र, तुम्हारा पत्र, रा, तुम्हारा, तुम्हारा पत्र, रा आया, रा। मेरे मित्र, मेरे मित्र, रा, रा। इस तरह से सर्वनाम की स्थिति जब आती है तो रा, रे, री के हिसाब से वर्ड का निर्माण किया जाता है। रा, रे, री के हिसाब से वर्ड का निर्माण किया जाता है। यानी कि रा, रे, री कब आएगा? जब सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाएगा सेंटेंस में। ठीक है, चलिए भाई, हो गया कंप्लीट। तो ये हो जाता है हमारा क्या? संबंध कारक कंप्लीट। इसके बाद हम देखेंगे क्या? इसके बाद देखेंगे अधिकरण कारक, है ना। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अगला कारक कौन सा हमारा?
अधिकरण कारक, है ना। अधिकरण कारक में क्या होगा भाई, अधिकरण कारक में होगा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता हो, क्रिया का आधार सूचित होता हो या क्रिया का आधार पता लगता हो, उस कारक को हम बोलते हैं अधिकरण कारक, है ना। तो आपको मालूम है इसका क्या है, विभक्ति चिन्ह में या पर, में या पर, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे परिभाषा में हम लोग, परिभाषा में लिखेंगे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता हो, क्रिया का आधार सूचित होता हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है भाई, ये अधिकरण कारक जिसका विभक्ति चिन्ह क्या है, में या पर। अब बात करेंगे हम लोग कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, अधिकरण कारक का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, किन किन स्थितियों में किया जाता है, ठीक है ना। चलो जानते हैं अधिकरण कारक का प्रयोग। पहला शर्त क्या है अधिकरण कारक की, है ना, स्थान समय भीतर या सीमा का बोध कराने के लिए, स्थान समय भीतर, भीतर है कि बाहर, भीतर, है ना, या सीमा का बोध कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, सीमा का बोध कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्थान समय, है ना। जैसे रहीम लखनऊ में रहता है ना, उदाहरण है इसका, रहीम लखनऊ में रहता है, लखनऊ में रहता है। रहीम कहाँ रहता है भाई, लखनऊ में रहता है। बताओ मैं आया कि नहीं, ये मैं आया विभक्ति चिन्ह, तो लखनऊ में कौन सा कारक है भाई, अधिकरण कारक है हमारा, ठीक है, लखनऊ में अधिकरण कारक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि क्रिया का आधार कैसे मालूम पड़ रहा है, तो बताइए अगर रहीम लखनऊ में रहेगा तो क्रिया भी कहाँ करेगा, वो लखनऊ में ही करेगा ना, तो जो भी क्रिया होगी उसके द्वारा वो कहाँ पे होगी, लखनऊ में, तो क्रिया का आधार क्या हो जाएगा, लखनऊ, ठीक है। तो इस तरह से क्रिया का आधार सूचित होता है, क्रिया का आधार सूचित होता है, वो शब्द क्या कहलाता है, अधिकरण कारक कहलाता है। जिस शब्द से, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है, जिस रूप से, ठीक है ना, ठीक है, यह हो गया। उसके बाद उदाहरण और देखते हैं, उसके हाथ में कलम है, उसके हाथ में कलम है, ठीक है ना। तो स्थान समय भीतर या सीमा का बोध कराने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो उसके हाथ में क्या है भैया, विभक्ति चिन्ह हो गया में, और तो हाथ क्या हो जाएगा हमारा, कारक, अधिकरण कारक, हाथ में कलम है, ठीक है। कलम है यानी कहीं ना कहीं हाथ के, ये जो स्थान है हाथ वाला यहीं पर बताई जा रही है, ये हाथ की सीमा में ही है कहीं ना कहीं कलम, ठीक है ना, इस तरह से। और बात कर लेते हैं उदाहरण की, वह 3 दिन में आएगा, समय बता रहा है, वह 3 दिन में आएगा, वह 3 दिन में आएगा, वह 3 दिन में आएगा, समय बता रहा है भाई। तो समय बताने के लिए हमारा मेन शब्द क्या है, मैं, ये पकड़ना आना चाहिए, मैं या पर, ठीक है ना, वह 3 दिन में आएगा, ठीक। और उदाहरण की बात करें, ठीक समय पर आ जाना, अगला उदाहरण क्या है हमारा, चौथा उदाहरण, ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना, ये आ गया पर, समय का बोध हो रहा है, समय के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना। तो पर आया कि नहीं आया भाई, आया। और मैं या पर किसकी विभक्ति है, अधिकरण कारक की है, ठीक समय पर आ जाना, ठीक है। तो ये भी हमारा कौन सा कारक हो गया, अधिकरण कारक हो गया, ठीक। दूसरा क्या है हमारा उदाहरण, और उदाहरण की बात करें इसमें, पुस्तक मेज पर है, पुस्तक मेज पर है, पुस्तक मेज पर है, पुस्तक मेज पर है। अब मेज पर है यानी कि बात समझ में आ रही है, ये पर किस में आता है, ये पर अधिकरण कारक में आता है, अधिकरण की विभक्ति है, ठीक है ना। पुस्तक मेज पर है, तो स्थान का बोध हो रहा है, मेज पर रखी है, किस स्थान पर रखी है, मेज पर रखी है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा, किसका,
अधिकरण कारक का, है ना। ओके, नेक्स्ट है हमारा तुलना, मूल्य और अंतर का बोध कराने के लिए। तुलना, मूल्य और अंतर का बोध कराने के लिए तुलना, मूल्य और अंतर का बोध कराने के लिए भी अधिकरण कारक का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तुलना, मूल्य, है ना, का बोध कराने के लिए भी। उदाहरण के तौर पर देखते हैं अपन। उदाहरण, कमल सभी फूलों में सुंदरतम है। कमल सभी फूलों में सुंदरतम है। कमल सभी फूलों में सुंदरतम है, तो तुलना हो गई। आ गया मैं, कमल सभी फूलों में सुंदरतम है, तो मैं आना चाहिए हमारा या पर आना चाहिए, तय है, ठीक है ना। उसके बाद यह कलम 5 रुपए में मिलती है। यह कलम 5 रुपए में मिलती है, रुपए में मिलती है, 5 रुपए में मिलती है। कितने रुपए में मिलती है? तो मूल्य का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यह कलम 5 रुपए में मिलती है, ठीक है ना। तो मूल्य का बोध कराने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। देखो भाई, इससे पहले भी मूल्य का मोल भाव प्रकट करने की बात हमने की है, लेकिन वहाँ विभक्ति चिन्ह पूरा अलग है, यानी कि वहाँ का भाव और यहाँ का भाव पूरा अलग है, और विभक्ति चिन्ह का भी विशेष महत्व है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए आपके, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी भाव प्रकट करने के लिए इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पे भी हो रहा है, तो विभक्ति चिन्ह पूरी चेंज है यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और उदाहरण की बात करें, कुछ सांसद 4 करोड़ में बिक गए। कुछ सांसद 4 करोड़ में बिक गए, 4 करोड़ में बिक गए। आया मैं कितने करोड़ में? 4 करोड़ में, ठीक है ना। कुछ सांसद 4 करोड़ में बिक गए। मूल्य प्रदर्शित हो रहा है, मूल्य, ठीक है ना। मोल भाव, मूल्य और तुलना करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? अधिकरण कारक में या पर का, ठीक। निर्धारण और निमित्त प्रकट करने के लिए भी अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। निर्धारण और निमित्त प्रकट करने के लिए, किसी चीज को निर्धारित करना, है ना, निर्धारण एंड निमित्त प्रकट करने के लिए भी अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है, निमित्त के लिए भी, ठीक है ना। उदाहरण देखिएगा इसके लिए, छोटी सी बात पर मत लड़ो। छोटी सी बात पर मत लड़ो, छोटी सी बात पर मत लड़ो, ओके। और उदाहरण, सारा दिन ताश खेलने में बीत गया। सारा दिन ताश खेलने में बीत गया, ठीक है भाई। आया मैं, खेलने में बीत गया, तो सारा दिन था, निमित्त है ना। और निर्धारण, दिन का पूरा निर्धारण किसमें हो गया? ताश खेलने में ही बीत गया। छोटी सी बात पर मत लड़ो, है ना। इस प्रकार से निर्धारण या निमित्त प्रकट करने के लिए भी, किसी चीज का आशय प्रकट करने के लिए भी हम अधिकरण कारक में या पर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अधिकरण कारक। और यदि ये सारी चीज़ें याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्ट आप कम से कम इतना तो याद रखिए कि में या पर अगर आएगा तो हम कहाँ जाएंगे? अधिकरण कारक पर जाएंगे, ठीक है ना। कहाँ प्रयोग हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, कम से कम इतना तो याद रखें हम लोग कि में या पर अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह है, और उसके आधार पर भी हम आंसर करके आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, इसके बाद बात करेंगे संबोधन कारक, ठीक है। मिटा दूं इसे। अंतिम कारक है हमारा 8वां, और क्या नाम है इसका? संबोधन कारक। नाम से ही क्लियर है, उसकी परिभाषा भी, है ना। संबोधन मतलब किसी को संबोधित किया जाता है ना। किसी को संबोधित किया जाएगा, और संबोधित करने के लिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। वो विभक्ति चिन्ह एक तरह से। लेकिन याद रखिए, इसका कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं होता है। इस कारक का कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं होता है, संबोधन कारक का, ठीक है ना। तो कारक का नाम है हमारा संबोधन कारक, ठीक है ना। विभक्ति चिन्ह नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे? डायरेक्ट पहचान सकते हैं। इसमें क्या क्या शब्द आएंगे संबोधित करने के लिए? कौन से शब्द आते हैं? अरे, अजी,
सुनते हो क्या, नहीं सुनते हो क्या, जो भी है। ओ, है ना, अरे, अजी, ओ, है ना, किसी को संबोधित करने के लिए ऐसे शब्द आएंगे। हो भी आता है कहीं कहीं, हो आदि शब्द आएंगे, है ना। तो संबोधन कारक वास्तव में वह कारक है जहां संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित करने के रूप में इस्तेमाल किया जाए, जिस रूप से या जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के वह शब्द जो किसी को संबोधित करने में इस्तेमाल किए जाए, जो किसी को संबोधित करने में इस्तेमाल किए जाए, वे शब्द क्या कहलाएंगे, वो संबोधन कारक शब्द कहलाएंगे। ठीक है ना। संज्ञा या फिर सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को संबोधित, किसी को संबोधित कर सकते हैं आप, या चेतावनी भी दे सकते हैं आप। संबोधित करने, चेतावनी देने, चेतावनी देने या बुलाने के वह रूप जिससे किसी को संबोधित करने, चेतावनी देने या बुलाने के लिए प्रयोग हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है। उदाहरण देखिए आप लोग, जैसे गांधी जी ने बुलाया था भगवान को, बोला हे राम, हे राम, है ना। ठीक है। और उदाहरण की बात करें, अजी अजी सुनते हो कि नहीं सुनते हो, सुनते हो तो सुन लो भाई फटाफट। तो क्या हो जाएगा, अरे या अजी, अजी सुनते हो, सुनते हो, अरे इधर आओ भाई, इधर, अरे इधर आओ, इधर आओ, ओ लड़कों, ओ लड़कों बदमाशी मत करो। ठीक है ना, बदमाशी मत करो। ओ लड़कों, ओ लड़कों बदमाशी मत करो। ठीक है ना। ये और देखें उदाहरण, उदाहरण देखिए। और ओ लड़कों खेलना बंद करो, ओ लड़कों खेलना बंद करो। अरे मूर्ख सुधर जा, अरे मूर्ख सुधर जा, सुधर जा। आया अरे, तो किसी को तो कह रहे हैं आप, अरे मूर्ख सुधर जा। ठीक है ना, अरे मूर्ख सुधर जा, सॉरी यहां से यहां तक आएगा, अरे मूर्ख सुधर जा। इस तरह से सब जगह पे कहीं ना कहीं आपने संबोधन दिया, किसी को संबोधित किया। और संबोधित करने के लिए जिन शब्दों का भी आप लोगों ने इस्तेमाल किया, वो शब्द क्या कहलाएं, वो शब्द संबोधन कारक के अंतर्गत रहेंगे या कहलाएंगे। ठीक है। तो कारक कंप्लीट। कैसा लगा आज का सेशन, आपको जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और कहीं पर कोई डाउट आता है इसके बावजूद भी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने डाउट को लिखें आप, और हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट बॉक्स को, जो प्रॉब्लम आ रही है कमेंट बॉक्स में, या फिर आपके साथ उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। और भरोसा दिलाते हैं आपको कि आपकी समस्याओं को निजात देने में कोई कमी हम नहीं रखेंगे। हर समस्याओं से आपको छुटकारा देंगे, और आपकी हिंदी तो रफ एंड टफ करा ही देंगे हम। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। बाय, सी यू, शब्बा खैर, टाटा, मिलते हैं।